मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आज सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हम खड़े हुए हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 4 घंटे की चर्चा बहुत ही कम है, क्योंकि जब राज्य में लोग सरकार उन्हीं इलाकों को समझती है, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो लोग उसी के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और गौरव करते हैं। और हर कोई धरना, आपको मालूम होगा, या किसी डिपार्टमेंट के भी कोई समस्या हो, वो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के सामने जाके बैठते हैं या पुलिस ऑफिसर के पास। तो गवर्नेंस is actually done by only 2 departments in the state, and people, they see their grievances will be redressed there only. Like that, in all India level, the government of India, यहाँ पर भी 3 डिपार्टमेंट को बड़ा महत्व से देखा जाता है। एक गृह सचिव का मंत्रालय, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री, तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये 3 बड़े महत्व के डिपार्टमेंट और इलाके होते हैं, लेकिन इसको क्यों कम ध्यान दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज ही डिफेंस हो गया, शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया। अरे मैं यहीं बैठा हूं भाई, 2 घंटा डिफेंस के बारे में मालूम है भाई, मालूम है मैं कहाँ गया था। मैं तो आपको लेके ही चलता हूँ, लेके ही आता हूँ। तो अब और आज होम डिपार्टमेंट, सर अगर होम डिपार्टमेंट का रिप्लाई अगर आप मंडे करें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं बोलने वाले बोलते हैं, मंडे आप ठीक ढंग से भी बोल सकते हैं, हम भी पूछते हैं। अब आज फ्राइडे रहने की वजह से आपको तो मालूम है, लास्ट मिनट में बहुत से लोग चले जाते हैं, कुछ उनके पूछताछ भी जो करते हैं वो नहीं होता। अगर आप यूपी को जा रहे हैं ऐसे चीफ मिनिस्टर बोल के, मैं अभी बोलता हूं, अगर आप यूपी को जा रहे हैं, मंडे का दिन रिप्लाई नहीं हो सकता, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मीडिया का काम खड़गे जी ने कब से करना शुरू कर दिया? अरे जब से आपने बोला तब से कर रहा हूं। नहीं जब मीडिया के लोग नहीं कर पाए, जो खड़गे जी कर रहे हैं। नहीं भाई, नो अरे ठाकुर जी जो आपने मुझे बताया वही बोल रहा हूं मैं। तो इसीलिए तो सर इसीलिए ये 3 बड़े महत्व के डिपार्टमेंट है, इसको हमेशा कम से कम एक दिन की चर्चा होना चाहिए। और हर देश की एक तरफ रक्षा और दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था, तीसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर, और हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन फेडरल सिस्टम में डायरेक्टली आपके साथ होते हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हर स्टेट का आदमी और हर स्टेट का गवर्नर आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जो भी समस्याएं हैं आप ही हल कर सकते हैं। इसीलिए ये मेरी विनती थी, लेकिन इस विनती को लोकतंत्र में मान्यता मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो सब बुलडोजिंग है। आप कुछ भी कहो उसको मानने का नहीं, आप कहो हम सुनते रहेंगे और उसको नकारते रहेंगे। ये उनकी आदत बन गई है
लेकिन कम से कम राजनाथ सिंह जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो करते हैं ठीक है, लेकिन कम से कम आप इसमें इंटरेस्ट लेके हम सबकी हिफाजत भी करना, लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान की रक्षा करना और सब लोगों का देखभाल भी आपको करना है। तो अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होते हुए इसको बजट में सबसे कम पैसा रखा गया। आप मुझे मालूम है आंकड़े देते हैं, लेकिन आप परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तब आपको सच्ची कहानी इसमें मिल जाएगी या सच्ची बात आपको मालूम हो जाएगी। हमेशा अब मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, इस बजट में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे जो महत्वपूर्ण हेड्स हैं, इसमें 16-17 में तो कम खर्चा हुआ और 17-18 के बजट में भी फंड्स कम रखे गए। इससे ये साबित होता है कि बहुत से फंड्स को यूज करने में या तो सरकार विफल हुई है और जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण ये है अंग है, उन संस्थाओं को फंड दिलाने में या फाइनेंस डिपार्टमेंट कंजूसी कर रही है या नहीं, आपका डंडा आप नहीं चला रहे, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट नंबर 2 इस कैबिनेट में है। आपका बात तो सबसे पहले चलना चाहिए। आप जितने मांगते हैं उतना देना चाहिए। मैं चाहता हूं नंबर 1 पे आए बोल, लेकिन वो आ रहे नहीं, क्योंकि सब चीज मोदी सरकार बोलते। कम से कम वो बीजेपी सरकार बोलते तो नंबर 1 पे आते थे। तो ये ठीक है, लेकिन इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से बहुत कम मदद मिल रही है और ये अच्छा नहीं है। खासकर अब नक्सलवाद आप देखिए, ये तो उग्रवाद तो बढ़ रहा है, आप सभी को मालूम है। बीच में कम होता है, फिर उभरता है, फिर कम होता है, फिर और नई नई घटनाएं घटती रहती है। तो मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि ये जो माओवाद के 15-16 के मुकाबले में 15 में कितने थे और 16 में कितने हो गए। सिविलियंस किल्ड 2015 171 और 2016 में 213, तो बढ़ गए घट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 2015 59, 2016 में 65। नंबर ऑफ एनकाउंटर्स विद पुलिस 2015, अरे आपकी हुकूमत में ही लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट नहीं है, ये तो अडल्ट का है, जरा बैठिए। तो नंबर ऑफ एनकाउंटर्स विद पुलिस 247 और 2016 में 328, तो बढ़ गए घट गए। अब देखिए, तो ये तो आंकड़े जो आपने प्रोवाइड किया था, उस आंकड़े के आधार पर हम बोल रहे हैं। हम आपको नीचे दिखाने के लिए या आपकी कमजोरी निकालने के लिए नहीं, जो आंकड़े हमको दिए थे उन आंकड़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं और देश के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान 2010-11 में तो शुरू हुई थी, फिर इसके बाद में इसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करने के ध्यान में रखकर इसमें 2015-16 में इसमें कम से कम 1,64,859 प्रोजेक्ट्स लिए थे और उसमें कंप्लीट आपने जो किया था 1 लाख, यानी ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 1,39,729 प्रोजेक्ट्स ये पूरे कर सके। लेकिन अब
इसको बंद किया गया है, इसको स्टॉप किया गया है। इसकी क्या वजह है मुझे समझ में नहीं आया। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना चाहिए और जहां कहीं भी सहूलतें देना है वहां पर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस, आपकी सीआरएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मिलिट्री है। हम बहुत से लोग इसको इन डिपार्टमेंट को कम समझते हैं और बीएसएफ के जवानों को कम समझते हैं, लेकिन वो भी उतनी ही कुर्बानी देते हैं जितना एक जवान बॉर्डर के ऊपर देता है। तो इसीलिए इधर ध्यान देना जरूरी था, लेकिन इसमें भी आप कमजोरी दिखाए हैं। मैं और एक आंकड़े आपको देना चाहता हूं। तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर पर 2015 और 16 में 869 खर्च हुआ। रिवाइज एस्टीमेट इसमें 1390 करोड़ हुआ, लेकिन इस वक्त 17-18 में इसको 1390 रखना चाहिए था, क्योंकि आप रिवाइज एस्टीमेट में उतना खर्च किए। इस वक्त भी उतनी ही पैसे की जरूरत थी, लेकिन आपने उसको घटाकर 1222 करा, यानी 12% माइनस। क्यों? क्या अब नक्सलाइट ठहर गए? क्या ये एक्सट्रीमिस्ट रुक गया? क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद हो गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों घटा रहे हैं। मुझे मालूम है, जैसा कि जेटली जी ने कहा कि हमारी जो रेवेन्यू रहती है उसके तहत हमको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन चंद चीजें इतनी जरूरी होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जैसा कि डिफेंस है, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए होम है, ये हेल्थ है, एजुकेशन है, ये प्रायोरिटीज हैं। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट भी है, सभी है, लेकिन उसमें पहले देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए देखना। लॉ एंड ऑर्डर रहेगा अच्छा है, कारखाने अच्छे रहते हैं, झगड़े कम होते हैं, जब शांतता रहती है, वातावरण शांत रहता है, सभी कुछ ठीक चलता है। आप दूसरे किसी और चीज को भी कितना भी दिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये एक तरफ। दूसरी तरफ ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, इसको भी हर साल पैसे घटाते जा रहे हैं। पहले एक स्कीम अद्वानी जी के टाइम पे एक था, वो फुट फॉर वर्क, उसको जोड़ के बहुत से स्टेट को पैसा दिया जाता था मॉडर्नाइजेशन स्कीम में। अब ये पुलिस स्टेशन बने जाते थे, एसपी ऑफिस को भी पैसा दिया जाता था, व्हीकल को पैसा दिया जाता था, इक्विपमेंट्स को दिया जाता था, लेकिन वो बंद करके आपने उसको ये जो स्टेट के पुलिस को कमजोर कर दिए, क्योंकि पुलिस, स्टेट की पुलिस भी आज सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखती, उसको इतने काम हो गए हैं, हर सेंट्रल एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी देखता है, वहां पर नक्सलाइट एक्टिविटीज हो गए तो देखता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज देखता है, रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर जाना पड़ता है। तो इतना सब कुछ स्टेट वालों को भी करना पड़ता है, लेकिन वहां पर अब मैं 17-18 में इसको आप 800 करोड़ रखे हैं। पहले 845 करोड़ था, उसको घटाकर आप 800 करोड़, उसमें भी -5%। यानी हर चीज में अगर माइनस माइनस है तो ये क्यों हो रहा? क्या आपकी और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी नहीं जम रही? क्या आपको ये आपके डिपार्टमेंट को विफल करने के लिए ऐसा कुछ साजिश चल रहा है? इसके लिए सोचना चाहिए। ये नहीं, ये तो माइनस, मैं उनके ही आंकड़े दिला रहा हूं और उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वही यहां पर मैं प्रस्तापित कर रहा हूं। उसके अलावा सर 2016-17 में प्रोफेशनल सर्विसेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन रिसर्च, आईटी जैसे हेड्स में बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ 16-17 में। इसको कौन जिम्मेदार है? क्यों ऐसा हुआ? एक तरफ पैसे नहीं है, दूसरी तरफ पैसे दिए हैं वो खर्च नहीं कर रहे।
और तीसरी चीज, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसे संवेदनशील संगठन के लिए 16-17 में 45 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें सिर्फ आप 18 करोड़ खर्च करें। Only 18 crores out of 45 crores. One side you say that no money, because we are also seeing. But other side, wherever money is given, that is not properly utilized. And they are surrendering it. Even Assam Rifle, BSF, ITBP और SPG की हालत तो ऐसी है, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च नहीं किया गया। अब बोलते हैं मैं वहां पर जवानों को वो देना, वहां पर इनको ये देना। अरे दिए सो करो भाई, पहले जो दिए हैं उसको खर्च कर कीजिए, लेकिन वहां पर भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। और एक इंपॉर्टेंट, इंडो पाक बॉर्डर 16-17 में 120 करोड़ रुपए रखे थे सिर्फ, ये खर्च हुआ। उसमें से खर्च हुआ 120 करोड़ में खर्च हुआ 50 करोड़। सर, आपके डिपार्टमेंट में आपके होते हुए अगर 120 करोड़ में 50 करोड़ खर्च होता है तो उसकी वजह क्या है? क्यों रिव्यू नहीं किए? कौन जिम्मेदार है? फेक एक्शन। अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, यू सॉल्व इट। उसके बजाय जो दिया हुआ पैसा है एक तरफ खर्च नहीं कर रहे। और इस साल आप कितना रखे हैं? 100 करोड़ रखे हैं। तो पहले 120 था, इस साल 100 करोड़। पहले उसमें 50 करोड़ खर्च करे, अब आप कितने करने वाले हैं मुझे मालूम नहीं। अब कोस्टल सिक्योरिटी, इसमें भी 2016-17 में 710 करोड़ अलोकेशन हुआ था, लेकिन खर्च हुआ 20 करोड़। ये आंकड़े आपके ही है। तो ये जो है, इस ढंग से अगर हम काम करते गए तो सुधार कैसा होगा और इसके जिम्मेदार कौन है? इसी ढंग से इवन नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन पिछले साल 35 करोड़ दिए थे, उसमें 22 करोड़ खर्च हो गए। तो एक नहीं, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं और मेरे पास ये सारे आंकड़े भी है। और अब टेररिज्म, ये आतंकवाद तो बढ़ रहा है, उसके लिए तो इस सदन में बहुत से बार यहां पर हमने बात भी की है और आप भी उसको उत्तर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो पठानकोट का हमला होने के बाद आपने एक कमेटी बिठाई थी, फिलिप कंपोज कमेटी, उसका रिपोर्ट आया है। लेकिन रिपोर्ट मई 2016 में आया। क्या है उस रिपोर्ट में? क्या क्या चीजें हैं? क्या सलाह उन्होंने दिया है और क्या इंप्रूवमेंट आपने उस रिपोर्ट के आधार पर किया है? ये जरूर बताना होगा, नहीं तो कमेटी बना के उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं। इफ यू कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी, कमिटी गिव्स द रिपोर्ट and you don't disclose it. 1 year, nearly 10 months. This is how the working system. And this is दूसरे तरफ अब टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, सीज फायर, इसका भी अगर आप आंकड़े ले तो 15 के मुकाबले में 14-15 के मुकाबले में 16-17 में बढ़े हुए हैं। अब उदाहरण के तौर पर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 2015 में 208, 2016 में 322, सिविलियंस किल्ड 15 में 17, अब 15, सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 15 में 39, अब 82, टेररिस्ट किल्ड 108, नाउ 150, infiltration 33, now 2016 112, except 2 items, rest increased. तो इसीलिए
इसको अगर गंभीरता से सरकार नहीं लेगी तो निश्चित रूप से इसका बुरा असर देश पे गिरेगा और देश में आज जो लोगों के पास उग्रवाद भी बढ़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगी, हर चीज यहां पर डिसऑर्डर हो जाएगी। उसी ढंग से जम्मू और कश्मीर में भी आर्मी, बीएसएफ, इसकी जो कंपैरेटिव अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे 15 और 16 के हिसाब से ये भी बढ़ गया है। इसमें पहले 17 था आर्मी, अब 74 लोग मर गए। बीएसएफ में 9, 15 में तो 16 में 25। तो ये सारे आंकड़े ये दिखाते हैं कि ये बढ़ रहा है और ये ऐसे अगर बढ़ते रहा, अच्छे दिन लाएंगे, यही क्या अच्छे दिन, अरे और सभी को ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ काम किए और हमारी सरकार बहुत अच्छी है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। अब कहाँ है भैया, कहाँ गया तुम्हारा मैक्सिमम गवर्नेंस? हाँ, ये आंकड़े के साथ बोल रहा हूं मैं। और दूसरी अब महिलाओं के प्रति गवर्नर, हाँ, अब महिलाओं के प्रति आपने तो ये सभी मिलकर निर्भय फंड तैयार किया, जो ये स्त्रियों पर, वुमेन्स के ऊपर बहुत से जो क्राइम्स बढ़ रहे थे और हो रहे थे, खासकर दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लाइक बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, या दिल्ली हो या दूसरे जगह, तो उस वक्त आपने फंड रखा। 2016-17 के कैपिटल आउटले में 71 करोड़ रुपए आप रखे और रिवाइज्ड एस्टीमेट में 16-17 में उसको घटाकर 13 करोड़ कर दिए। तो 17-18 में अब 23 करोड़ रखे। तो पहले तो दिखाने के लिए 71 करोड़, उसके बाद में आपने खर्च किया 13 करोड़ और आज रखे 23 करोड़। ये क्या महिला के प्रति और क्राइम स्टॉप करने के लिए ये स्टेप्स ठीक है? ये चीजें जो आप कर रहे हैं और इससे कैसा आप रोक पाएंगे क्राइम्स को और कैसा वे निर्भय फंड को, जिन लोगों को इसका फायदा पहुंचाना है, कैसा पहुंचाएंगे? अगर आप ये घटाते रहेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। और इसके बावजूद भी वो हमारे तरफ से कहते हैं, कन्नड़ी में है वो, उसका तर्जुमा अगर करे तो वो रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। हाँ, नहीं गया, ऐसा है हालत आपका। हाँ, हर चीज में फेल्यूर, लेकिन बोलते हैं हाँ आइटम, वैसा ये इस ढंग से चल रहा है सरकार। और सब कुछ अचीवमेंट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। यानी जो वो चाहते थे, वो जो कहते थे, उसके मुताबिक तो नहीं है। फिर भी हम कुछ कम नहीं है, हमने ये किया। और जो भी बोलते हैं जरा जोर से बोलते हैं, इसीलिए वो अब बीच में आपको मालूम है, जब सत्य बात लोग हमारे कहते हैं इधर के, तो एकदम खड़े होके वो कहते हैं ये झूठ है, ये झूठ है। ओके, देन आई हैव टू फिनिश फ्यू। तो ये आंकड़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, उसी ढंग से ये SC/ST का एट्रोसिटीज भी बढ़ रहे हैं और ये आज ही बढ़ रहे हैं या आज ही उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, ये नहीं कह रहा हूं। इस देश में हमेशा उनके ऊपर अत्याचार होते ही है, होते ही रह रहा है। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? अगर मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं विनंती के रूप में कहना चाहता हूं और एक वार्निंग के रूप में भी कहना चाहता हूं, अगर आपको इस देश में फिर आप लोगों के ऊपर चतुर्वर्ण का, सनातन धर्म का तत्वों को अगर थोप देंगे, सो इस देश में और ऐसा ही अस्पृश्यता बढ़ेगी, बढ़ते ही रहेगी और लोग दब के वैसा ही बैठेंगे।
ये इसको कोई ना कोई इसका इलाज होना चाहिए। हाँ बोले करके अरे डिमांड में ही तो बोला आपने क्या क्या किया बोल के नहीं सुने शायद आप जरा उनको माइक्रोफोन दे दो भाई। तो ये दो हमारे देश में जो एक दलित पर जो अन्याय हो रहा है इसको रोकना चाहिए और जब तक इस देश से अनटचेबिलिटी नहीं जाती तब तक देश नहीं समाज एक नहीं होगा और देश के एकता को भी बड़ा धक्का होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि हमको तो एकजुट रखना है समाज को। जब एकजुट रखना है तो हम सबका कर्तव्य होता है कि पहले हमारे में जो बुराइयां हैं उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए और जो बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत अगर कोई नहीं रखता तो निश्चित रूप से वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए इसका भी मैं जिक्र करना चाहता था। और दूसरी चीज, हमारा देश हमेशा डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखता है और हमारा संविधान भी इस पे एक हमको आदेश देता है कि इन चीजों की हिफाजत इस देश में हो तभी देश सुख और शांति की तरफ चलता है। तो ये आज ये चीजें भी नहीं हो, इसको यहां पर इसको डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को तो तिलांजलि दी जा रही है। अब परसों क्या हुआ, इसमें परसों जब गोवा और मेघालय में जब चुनाव हो गए, मणिपुर और गोवा में जब चुनाव हुए उस वक्त आपने क्या किया, आपको तो वहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, आप एक यूपी में तो भारी बहुमत से आप आए थे, पहले वो तो पचा लो भाई। वो छोड़कर जिस जगह आपको लोगों ने बहुमत नहीं दिया वहां पर नकार दिया, उस जगह जाकर तोड़ मोड़ के रातों रात जाकर सरकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, आपके गवर्नर ने ये कहा है कि पर्रिकर ने आकर शाम में लिस्ट दिए हैं और उन्होंने जो लिस्ट दिया है उसमें सब पार्टी के हैं और उनके पार्टी के लोग केवल 13 हैं। मैं क्या करना चाहिए, तब उन्होंने ये कहा पर्रिकर जी को, आपने तो लिस्ट दिया है लेकिन मैं जेटली साहब से पूछूंगी, मैं जेटली साहब से पूछ के ये तय करेंगी। और मैं जेटली साहब को फोन की 9:30 को और 9:30 को Honorable Governor's conduct cannot be discussed in the... This is as per Parliament and as reported even newspapers, as reported a letter also written by the Governor to Parrikar on 12th. The results were announced on 11th, 7 p.m. But the letter was given 2 o'clock. 1 minute. 1 minute. Neither she allowed us to raise it, nor she heard. So moto, she said it is not allowed. One thing. Here I am referring in the Home Department, which is connected, and we are voting. The conduct of the governor cannot we are voting. The government, you are not accepting the facts. You are not. Honorable Chair, you are experienced in Tamil Nadu also. Are you encouraging this type of things? They say I am not discussing the conduct of governor. I am discussing here what Constitution says and what she replied to Finance Minister and what Finance Minister said to her. That I have quoted. I am not passing any aspirations.
motivation. I am not, simply I am telling, this has appeared. And everybody knows this. It means that the interference from the Home Department is there. That is my charge. Yeah. It is not a demand. It is a question of administration. To do better administration, I am giving funds. This house is sanctioning. हम पैसे दे रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हम कह रहे हैं आपको पैसा दे रहे हैं हम, इसके बावजूद आपके लोग क्या कर रहे हैं, हालांकि एक पुंची कमेटी, उसके बाद सरकारिया कमीशन, ऐसे कमीशन के जो और नरीमन जैसे लोग आर्टिकल लिखे हैं, ऐसे लोगों का भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो किसका सुनते हैं? तो प्रेसिडेंसी और वाजपेयी जी का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर वाले और कितने होना आपको, लेकिन इतना क्यों आतुर है इलीगल करने के लिए, जो तोड़ मोड़ के करने के लिए आप क्यों इतने? अरे भाई जो मिला है वो तो पहले सुरक्षित रख लो। अब उत्तराखंड मिला आपको, यूपी मिला, वहां के चीफ मिनिस्टर बनाने को आपको देरी कर रहे हैं। हाँ, वहां पर हियर ओनली 12 hours, only 12 hours. 7 p.m. announced and 2 o'clock letter was given. How can you give, sir? Because this is very important. See, to safeguard the democracy, it is also the responsibility of the Home Department. To safeguard secular principles, it is the responsibility of the Home Department. And it is safeguard the interest of the Dalits, is his responsibility. I can't go and beg somewhere. I am begging here, in this house. अरे डिमांड में तो सर नो व्हाट, अरे सब बोले ना, पढ़िए ना, वही बोले आप नहीं, अरे आप अगर आप देर से आए नहीं सुने, मैं नहीं बोला बीएसएफ को कितना दिए, मॉडर्नाइजेशन को कितना दिए, अपने कौन से, हाँ? तो अरे आप हमेशा गलत समझ लेते हैं, मैं क्या करूं? तो लेकिन सर, the letter is like this. I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint Sri Manohar Parrikar as the Chief Minister of the State of Goa. He will assume office from the date he is administered the oath of office and secrecy. How can they can incumbent Chief Minister and the letter written and authenticating that letter, all these things should be expunged. No, already I said the going to the records. explain, sir? How can this is related to Home Department? Say he is our guardian. He is a guardian of the democracy. He has to safeguard it. What is this? It is he can respond afterwards, but you can't expunge, sir, like that. Then we need not speak anything. Then what is this? Sir, there were 4 preferences. One is, the first is the group of parties which had pre-poll alliance commanding the largest number. One option. The larger single party staking a claim to form the government with support of others. Third, a post-electoral coalition with all partners joining the government. The fourth is a post-electoral alliance with some parties joining the government and the remaining, including the independents, supporting the government from outside. तो ये जो चीजें हैं, इसमें एक में भी वो आते नहीं थे. नो नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद उनको वहां इनवाइट किया गया और जोड़ तोड़ के वहां मिनिस्ट्री बनाने के लिए उनको कहा गया. सर I am not criticizing governor or conduct. Simply I am pointing out how the central government is misusing its power on the states. We are living in federal structure, government. So they should respect
द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑलवेज मोदी जी हमेशा कहते हैं और हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी को कोट करते हैं। कल भी उनके पार्टी मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी को कोट किए और कहे, अरे आज पढ़े नहीं पेपर, आप पढ़ते नहीं? हाँ, अरे पेपर पढ़ने का देखना भी, हमेशा पेपर पढ़ना, टीवी देखना, दूसरे लोग को क्रिटिसाइज करते वो भी देखना, मोदी जी क्या कहते वो भी देखना, हमारा भी सुनना। तो इसीलिए और इसमें सर हमेशा मोदी जी ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक संविधान इस देश को ऐसा दिया है जिसको उन्होंने दिए उस संविधान के तहत हम डेमोक्रेसी को रक्षा करेंगे, डेमोक्रेसी का सेक्युलरिज्म जो भी उसूल है उन सारी तत्वों को हम अपनाएंगे, उनका कहना है। लेकिन यहां कर रहे क्या? यहां तो डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा। डेमोक्रेसी तो यहां दोनों स्टेट में तो आपको डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था और आप भी पढ़े होंगे। There is only 3 BJP ministers. Rest of the 9 from other parties, individuals. Manohar Parrikar is leading a government with only 3 ministers. Karge, wind up, please. Karge, wind up, please. Sir. No, please. Karge ji, you speak because I cannot allow to go on discussion. Please. No, you. Okay, you speak. You continue. Sir, Dr. Ambedkar said, it is quite possible in a country like India, where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new. There is a danger of democracy giving place to dictatorship. It is quite possible for this newborn democracy to retain its form but give place to dictatorship. In fact, if there is a landslide, the danger of the second possibility of becoming actuality is much greater. When they get absolute majority, when they get thumping majority, it is every possibility they may lead towards the dictatorship. Sir, with last words, I want to finish, and I want to quote the same thing what Dr. Ambedkar said in 1949. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institution. मैं आपको ही बोल रहा हूं भाई. Please, sir. Wind up. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of other country. For in India, bhakti, or what may be called the path of the devotion, or hero worship, plays a part in this politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. क्योंकि आपके लिए बोलना इसलिए जरूरी है, आप हमेशा हीरो वर्शिप करते हैं, एक ही का नाम बोलते हैं, अपने पार्टी का नाम भी नहीं बोलते आपके, तो इसीलिए भक्ति इन रिलीजन may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. If things goes like this, there will be a dictatorship. Therefore, I request Home Minister to control everybody according to law, and you run the government according to the Constitution.
I hope at least now you will take this suggestion very seriously. With these words, I finish my